हेडिंग दीजिए अर्थशास्त्र का प्रकृति और इसमें पहला लिखिए वास्तविक विज्ञान। अर्थशास्त्र का प्रकृति और इसमें पहला आपको लिखना है वास्तविक अर्थशास्त्र या वास्तविक विज्ञान अर्थशास्त्र। तो ये क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कई सारा अर्थशास्त्री जैसे प्रोफेसर जेबी से सीनियर रॉबिन्स, इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो एक वास्तविक विज्ञान है। अब यहाँ पे वास्तविक विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो वास्तविक विज्ञान का मतलब होता है कि अर्थशास्त्र में हम लोग जो भी समस्या होता है उसका इस बात से अध्ययन करते हैं कि आखिर समस्या कैसा है, उसका समाधान कैसा है। बात समझ में आया हम क्या बोलते हैं? प्रोफेसर जेबी से सीनियर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो भी आर्थिक समस्या होता है उसका, वो समस्या कैसे हुआ उसका अध्ययन करते हैं। बात समझ में आया? तो वहीं पे कई सारा अर्थशास्त्री ऐसा भी है जो कहते हैं कि नहीं, अर्थव्यवस्था आदर्श विज्ञान का अर्थशास्त्र है। अब ये कौन कौन कहते हैं? तो इसमें आपको नाम बोलना है मार्शल, किन्स, ये सब कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। अब ये आदर्श विज्ञान क्या होता है? तो आदर्श विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इस बात का अध्ययन करते हैं कि जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए। दोनों में अंतर है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है, इस बात का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, इस बात का अध्ययन हम लोग करते हैं वास्तविक आदर्श अर्थशास्त्र में। बात समझ में आया? लेकिन बहुत सारा अर्थशास्त्री ऐसा भी है जो कहता है नहीं, अर्थशास्त्र दोनों है, वास्तविक भी है और आदर्श भी है। तो कौन ऐसा कहा? तो फ्रेडमैन ने कहा। हाँ, फ्रेडमैन कहते हैं कि अर्थशास्त्र कभी कभी वास्तविक विज्ञान के तरह कार्य करता है और कभी कभी आदर्श विज्ञान के तरह कार्य करता है। बात समझ में आया? बोलना कैसे है इसको, उसको समझिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रोफेसर जेबी से सीनियर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। इस विज्ञान में, या वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें जो आर्थिक समस्या होता है उसका समाधान कैसे होता है इसका अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आया? लेकिन वहीं पे बहुत सारा अर्थशास्त्री जैसे कि मार्शल हो गए, किन्स हो गए, ये सब कहते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए इस बात का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? लेकिन कई सारा अर्थशास्त्री ऐसा भी है जो कहते हैं कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान के तरह कार्य करता है तो कभी आदर्श विज्ञान के तरह कार्य करता है। ऐसा किसने कहा? तो फ्रेडमैन ने कहा। आया समझ में? ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा। तो इसमें से कुछ भी रहेगा, आप टिक कर दीजिएगा। पूछेगा कि किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान के तरह कार्य करता है तो कभी आदर्श विज्ञान के तरह कार्य करता है। तो किसने कहा था? फ्रेडमैन ने कहा था। आया समझ में? चलिए लिखिए। नहीं, कोमा लगा हुआ है। हाँ लिखिए। हाँ, टॉपिक यहाँ दिया हुआ है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेबी से हाँ सीनियर एवं रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र
वास्तविक विज्ञान है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि वास्तविक विज्ञान में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है। आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है। चलिए अगला हेडिंग दीजिए, आदर्श विज्ञान अर्थशास्त्र। किया जाता है कि आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है। अगला हेडिंग देकर के लिखिए, आदर्श विज्ञान अर्थशास्त्र। आदर्श विज्ञान अर्थशास्त्र, इसमें लिखिए डैश दे करके, अर्थशास्त्री मार्शल किन्स पिगू किन्स कोमा दीजिए, पिगू, हाँ, के अनुसार अर्थशास्त्र, पिगू के अनुसार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। जिसमें, हाँ, आदर्श विज्ञान है जिसमें आर्थिक समस्या का समाधान, कैसे होता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। हो गया। चलिए अगला लिखिए, इसी में मतलब लाइन चेंज करके लिख सकते हैं आप। अर्थशास्त्री फ्रेडमैन ने, लाइन चेंज करके स्टार दे करके लिखिए, अर्थशास्त्री फ्रेडमैन ने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान के तरह कार्य करता है तो कभी आदर्श विज्ञान के तरह कार्य करता है। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान के तरह कार्य करता है तो कभी आदर्श विज्ञान के तरह कार्य करता है। हो गया। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक, हाँ, और कभी आदर्श विज्ञान के तरह कार्य करता है। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक नॉर्वे के बड़ा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए, उनका नाम था रेगनर फ्रीस। हाँ, तो इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भाग में बांटा। पहले प्रकार से अच्छा तो भाग ही रहेगा, क्योंकि प्रकार में तो आप मिश्रित लिखते हैं, पूंजीवादी लिखते हैं, समाजवादी लिखते हैं। तो रेगनर फ्रीस ने अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांटा। किस किस भाग में बांटा? तो एक तो उसने बांटा व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा उसने बांटा समष्टि अर्थशास्त्र।
जिसको आप लोग व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांटा, मतलब व्यष्टि और समष्टि में, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? रेगनर फ्रिस। ठीक है, क्योंकि इसमें ये सब पूछता है कि किसने ये सब किया। जैसे पूछ देगा कि किस अर्थशास्त्री ने बताया कि अर्थशास्त्र कभी वैज्ञानिक वास्तविक होता है, कभी आदर्श होता है, किसने बताया था? फ्रेडमैन ने बताया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो आपको हमने बताया कि रेगनर फ्रिस ने अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा है? तो दो भाग में बांटा है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। आपका जो 12th का सिलेबस है वो भी इसी दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग में आपको व्यष्टि पढ़ना है, दूसरा भाग में आपको समष्टि पढ़ रहा है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो आप व्यष्टि पढ़ रहे हैं। जब व्यष्टि खत्म हो जाएगा तब हम लोग समष्टि स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आया? देखिए, व्यष्टि जो है वो अंग्रेजी में इसका अगर आप लिखिएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और इसको यदि आप अंग्रेजी में लिखिएगा तो खाली आई के जगह ए कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? मैक्रो। ठीक है, अब ये जो माइक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। और ये जो मैक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा या विशाल। अब आपको इसका डिफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। कोई आपसे पूछेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो, तो सबसे पहला जो आपका उत्तर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, या सबसे पहले अर्थशास्त्र को दो भागों में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिस ने बांटा। रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में विभाजित किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो माइक्रो है वो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है छोटा। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें हम लोग व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक क्रिया का अध्ययन करते हैं। हम क्या बोले, बात समझ में आया? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे इसमें व्यक्तिगत इकाई आ गया तो किसका किसका अध्ययन हम लोग करेंगे इसमें? तो इसमें हम लोग उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं, इसमें हम लोग मांग का अध्ययन करते हैं, किसी फर्म का उत्पादन का अध्ययन करते हैं। ये सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो व्यष्टि में करते हैं। मांग बढ़ गया, घट गया, उस पर उपभोक्ता पर क्या असर पड़ा, तो इस उपभोक्ता समझ में आ रहा है ना? जो उपभोग करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। अब उपभोग तो हम पिछले क्लास में बता दिए थे क्या होता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो व्यष्टि के अंतर्गत आएगा। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कौन? समष्टि। तो समष्टि में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आया? अब संपूर्ण मतलब क्या क्या आ जाएगा बताइए? राष्ट्रीय आय आ जाएगा, फिर उसके बाद जीडीपी का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कुल रोजगार का अध्ययन करेंगे, कितना रोजगार है, क्या गरीबी है देश में उसका अध्ययन करेंगे, गरीबी को दूर किस प्रकार से किया जाए उसका अध्ययन करेंगे। मतलब मिला जुला के पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र। और जब अगर हम किसी व्यक्तिगत स्तर पे अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये पहला अंतर है दोनों में। समझ में आया? तो पहला अंतर में किसी को कोई दिक्कत है? दूसरा अंतर आपको लिखना है कि इसमें हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग पूरा का पूरा समाज का अध्ययन करते हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? इसमें व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करेंगे और इसमें पूरा का पूरा व्यक्तिगत, समझ में आ रहा है ना? कोई एक व्यक्ति का उपभोक्ता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक में इसमें जो है जो भी समस्या आएगा उसको हम कीमत संयंत्र के द्वारा हटाने का प्रयास करेंगे। अब कीमत संयंत्र क्या है ये भी आपको हम पिछला क्लास में बता दिए थे, अर्थव्यवस्था का जब विशेषता बता रहे थे तब। लेकिन इसमें कोई भी अगर समस्या आ जाता है, आर्थिक समस्या जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, तो उसका समाधान
सरकार के द्वारा किया जाता है, अपना अपना नियम योजना लागू करके ये करता है। इसलिए इसको हम लोग कीमत संयंत्र का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको हम लोग आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। ये था मुख्य अंतर। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? समझने में आया यहाँ तक में? क्या हुआ? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या बोलना है आपको उसको ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन आएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो आप लिखिएगा व्यष्टि, पहले तो आपको ये लिखना है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भाग में बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। फिर आपको एक साइड में व्यष्टि लिखना है, एक साइड में समष्टि लिखना है, बीच में ऐसे तीर खींचना है। फिर व्यष्टि में लिखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, ब्रैकेट में इंग्लिश नाम लिख दीजिएगा। ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से निकला है जिसका अर्थ होता है छोटा। हो जाएगा यहाँ तक में। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। हो जाएगा यहाँ तक में। जैसे किसी उपभोक्ता का आय के बारे में अध्ययन कर लिए, कोई मांग के बारे में अध्ययन कर लिए, या किसी फर्म का उत्पादन के बारे में अध्ययन कर लिए, ये सब किस में अध्ययन करते हैं हम लोग? तो व्यष्टि में करते हैं। और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा समष्टि। तो समष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है? बड़ा या विशाल। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? तो कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, ये सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो समष्टि में करते हैं। दूसरा लिखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरा का पूरा समाज का अध्ययन किया जाता है। फिर चौथा लिखिएगा इसमें किसी भी आर्थिक समस्या को कीमत संयंत्र के द्वारा हल किया जाता है, जबकि इसमें सरकार के द्वारा उसको विभिन्न योजनाओं के द्वारा समाधान करने का प्रयास किया जाता है। फिर इसमें लिखिएगा कि इसलिए इसको कीमत संयंत्र का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए इसको आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। समझ में आया? किसी को यहाँ तक में दिक्कत है? चलिए लिखिए। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने, हेडिंग दीजिए नया, नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने चलिए लिखिए रैगनर फ्रिश ने इसको दो भाग में बांटा। लिख दिए। एक साइड में लिखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक साइड में लिखिए समष्टि। जैसे हम लिखे वैसे ये लिखिएगा। हाँ, इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। और इस प्रकार से लाइन खींचिए। हाँ, लिखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें पहला नंबर दे करके लिखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, हाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी शब्द माइक्रो जो ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से मिलकर बना है या माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ छोटा होता है, जिसका अर्थ छोटा या सूक्ष्म होता है, जिसका अर्थ छोटा होता है। हो गया। अब इस साइड में लिखिए 1 नंबर दे करके, सेम लिख लीजिएगा खुद से। खाली व्यष्टि के जगह क्या कर दीजिएगा? समष्टि, और आई के जगह क्या कर दीजिएगा? ए, और छोटा के जगह क्या कर दीजिएगा? बड़ा। चलिए लिखिए फटाफट खुद से, लिखिए जल्दी।
हो गया? अभी तक में हम 10 कॉपी लिख करके रख देते, आप लोग से 1 कॉपी नहीं लिखा जाता, सबको यही सब है। चलिए दूसरा तीर दे करके लिखिए, बाद में लिखते रहिएगा। दूसरा तीर दे करके लिखिए इसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है, या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में, दूसरा तीर दे करके लिखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता का व्यवहार, मांग, किसी फर्म का उत्पादन, उपभोक्ता का व्यवहार, मांग, किसी फर्म का उत्पादन इत्यादि, किसी फर्म का उत्पादन इत्यादि। किसी फर्म का उत्पादन इत्यादि। चलिए इसमें लिखिए दूसरे का समष्टि में, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, गरीबी इत्यादि। राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, गरीबी इत्यादि। आप कुल उत्पादन भी लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारा है। इत्यादि जैसे लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, गरीबी, कुल उत्पादन इत्यादि। गरीबी, हाँ, गरीबी का भी अध्ययन किया जाता है इसमें, कैसे गरीबी को दूर किया जाए। तीसरा लिखिए, व्यष्टि में तीसरा लिखिए, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। समष्टि में लिखिए, खाली व्यक्तिगत के जगह पे समाज कर दीजिए, स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें समष्टि में खाली व्यक्तिगत के जगह पे सामाजिक कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा। व्यक्तिगत के स्थान पर केवल सामाजिक कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा। चौथा लिखिए व्यष्टि में, इसमें आर्थिक समस्याओं को कीमत संयंत्र के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए कीमत संयंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कीमत संयंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें आर्थिक समस्या को समाधान करने या हल करने के लिए कीमत संयंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें लिखिए समष्टि में, इसमें आर्थिक समस्या जैसे गरीबी, बेरोजगारी, आय का असमानता समष्टि में, इसमें आर्थिक समस्या जैसे गरीबी, बेरोजगारी, आय का असमानता इत्यादि को हल करने में सरकार की निर्णायक भूमिका होती है। हल करने में सरकार की निर्णायक भूमिका होती है। क्या हुआ? गरीबी लिखिए आर्थिक समस्या जैसे गरीबी, बेरोजगारी,
आय का असमानता इत्यादि को हल करने में सरकार का निर्णायक भूमिका होता है। पांचवा लिखिए, इसे कीमत संयंत्र सिद्धांत से भी जाना जाता है। इसे कीमत संयंत्र सिद्धांत से भी जाना जाता है। इसे कीमत संयंत्र सिद्धांत से भी जाना जाता है। और समष्टि में लिखिएगा, इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ तक कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स में।